नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बहुजन क्रांति मोर्चा की नागपुर से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा 29 को अमरावती में। VCN न्यूज पर होगा सीधा प्रसारण। अंबा नगरी की आराध्य देवता अंबा देवी संस्थान के नवनिर्मित भक्त निवास का लोकार्पण संपन्न। पेट की बीमारी से परेशान एक 65 वर्षीय वृद्ध ने खुद पर चलाई आरी। केरोसिन के दिए की लौ से लगी आग में 30 बकरियों सहित 3 मकान जलकर खाक। पुन खुर्द में आग जनी। राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर कभी भी हो सकती है अनहोनी। रेल प्रशासन एवं यातायात पुलिस का नहीं है ख्याल। शहर के सनसनीखेज गंगाराजम मर्डर के 3 आरोपी जेल में रवाना। चौथा राजेश राउत गिरफ्तार। 3 दिन का मिला PCR। विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख एवं जनता के भारी रोष पर पुलिस आयुक्त ने किया ओम प्रकाश देशमुख एवं प्रफुल्ल खोब्रागडे को निलंबित। VCN न्यूज का असर। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। पेट दुखने की असहनीय पीड़ा से त्रस्त एक 65 वर्षीय वृद्ध ने अपने घर में आरी से पेट काटकर की आत्महत्या। अमरावती के वडाली की एक घटना। अक्सर हम वृद्धजनों द्वारा ही नहीं बल्कि युवाओं द्वारा भी किसी न किसी परेशानी से त्रस्त होकर आत्महत्या करने की वारदातें हमेशा सामने आती रहती है। ऐसे ही किसी दीर्घ बीमारी से परेशान 65 वर्षीय वृद्ध द्वारा अपना पेट आरी से काट काट कर आत्महत्या करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आत्महत्या करने वाले वृद्ध का नाम गणेश केशवराव दरेकर बताया गया है, जो वडाली का निवासी है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि गणेश राव दरेकर के पेट की बीमारी से पिछले कई दिनों से परेशान थे। बीती मध्यरात गणेश राव ने इस बीमारी से निजात पाने के लिए अपने पेट को आरी से काटा। परिजनों के ध्यान में आते ही उन्हें तात्काल इरविन में भर्ती कराया गया, जहां उपचार दौरान शुक्रवार की सुबह गणेश राव की मौत हो गई। पुलिस आगे की जांच कर रही है। शहर के बहुचर्चित गंगाराजम हत्याकांड का चौथा आरोपी राजेश राउत गिरफ्तार। पहले 3 आरोपियों का PCR समाप्त होने पर सभी है जेल में। विगत सप्ताह पन्नालाल नगर में तेलंगाना के वाहन चालक गंगाराजम कल्लू की पीट पीटकर हत्या कर देने के मामले में गिरफ्तार संजय शरद चंद्र भुतड़ा, विराज अशोक डहाके और विपिन मधुसूदन मुंशी, इन तीनों को राजापेट पुलिस ने गुरुवार को पेश किया था। PCR खत्म हो जाने से अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। हत्या मामले में फरार अन्य आरोपी राजेश राउत, जो सोनल कॉलोनी का निवासी बताया जाता है, राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेश को 28 तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि मुंबई से पुरानी गाड़ियां ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करने वाले चालक गंगाराजम ने कुछ दिनों पूर्व संजय भुतड़ा के लिए वर्ना कार लाई थी, लेकिन वह कार नासिक के पास बूटी ग्राम के पास खराब हो जाने से गंगाराजम भुतड़ा की उस कार को छोड़कर अमरावती लौट आया था। इसी बात से भुतड़ा के मन में कई दिनों से गुस्सा पनप रहा था। रविवार को गंगाराजम एक ऑटो डील पर कार लेकर आया होने की बात संजय भुतड़ा को पता चलते ही उसने अपने साथीदारों सहित वहां पहुंचकर गंगाराजम को दौड़ा दौड़ा कर फिल्मी स्टाइल पीटा था, जिसमें उसकी जान चली गई थी। और VCN न्यूज की खबर का असर। आखिरकार विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख की चेतावनी से घबराए पुलिस आयुक्त ने ओम प्रकाश देशमुख एवं प्रफुल्ल खोब्रागडे को किया निलंबित।
जोन 1 के डीसीपी चिन्मय पंडित की स्ट्रांग रिपोर्ट पेश किए जाने के बावजूद पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने 2 पुलिसियों पर नाम मात्र कार्यवाही की गई थी। इस मामले में पुलिस आयुक्त ने गुरुवार को आखिरकार अपराध शाखा में कार्यरत ओम प्रकाश देशमुख और कोतवाली में कार्यरत प्रफुल्ल खोब्रागड़े को निलंबित करने के आदेश दिए। डीसीपी चिन्मय पंडित ने चैतन्य कॉलोनी में अरविंद मनवर के जुआ क्लब पर छापेमारी के बाद ओम प्रकाश देशमुख और प्रफुल्ल खोब्रागड़े के मनवर के संपर्क में होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस आयुक्त ने दोनों पुलिसियों पर 2 साल के वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही से तरह तरह की चर्चाएं शहर में घूम रही थी। बात ऐसी थी कि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास वारंवार तकरार आ रही थी कि कहीं जुआ चल रहा है, मटका चल रहा है, क्लब चल रहे हैं, आईपीएल की से बेटिंग चल रही है। तो उस हिसाब से मैंने फिर अपना एक स्क्वाड तैयार किया था और उस स्क्वाड के चलते हमने फिर कार्रवाई करना शुरू किया था। पहली कार्रवाई हमने फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत की थी, फॉरेस्ट कॉलोनी में। दूसरी कार्रवाई हमने चैतन्य कॉलोनी में एक बहुत बड़ा क्लब चल रहा था, वहाँ पर की थी कार्रवाई। तो उस कार्रवाई में हमें ये भी शक था कि कहीं ना कहीं आईपीएल का भी सट्टा चल रहा है, वहाँ पर टीवी चल रहा था, मैच चल रही थी। और जब हमने मोबाइल सीज़ किए लोगों के, तो उन मोबाइल में हमें कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिले, कुछ नंबर्स भी मिले जिसमें सट्टा चलने की हमको आशंका थी। तभी उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और हम उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक नंबर ट्रेस हुआ था, हमको परतवाड़ा में हुआ था, लेकिन उसके बाद में हमने वो पूरा ट्रेसिंग पे लगाया, तब से वो नंबर बंद है, तो हम उसके पास वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द हम वो वापस उसमें तफ्तीश में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। मनोरंजन क्लब का लाइसेंस होने के बावजूद भी ये मनोरंजन क्लब जो है सिर्फ पत्ते खेलने का रहता है, उसमें पैसा लगाकर पत्ते खेलने की कोई वो नहीं रहती। तो उस जगह हम लोग जब गए थे तब लोग पैसे लगा कर पत्ते खेल रहे थे। तो ये जुआ है, ये मनोरंजन नहीं, ये जुआ है। तो इस वजह से हमने उनके ऊपर कार्रवाई की। बिल्कुल, हमने वो अभी उसका इन्वेस्टिगेशन मैंने थानेदार फ्रेजरपुरा के पास दिया है और उनको सारी सूचनाएं दे चुका है उस बारे में। साथ ही साथ बुधवार को विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने अतिरिक्त गृह सचिव सुधीर श्रीवास्तव से फोन पर बात की और सीपी की कार्यवाही पर संदेह जताते हुए डीसीपी चिन्मय पंडित यांनी अमरावती शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेले जे सट्टे मटक्याचे अड्ड्यावर स्वतः छापा घातला आणि तिथे त्यांनी छापा घालून त्याच्यावर कारवाई केली। मला त्याच्या मागे 2च गोष्टी आठवतात। असं तर नाही की ते सट्ट्या मटक्याचे अड्डे कालच सुरू झाले, ते खूप दिवसापासून चालू असतील। तर ते चालू असतील तर त्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत ते जे चालू असतील तिथले पोलीस इन्स्पेक्टर काय करत होते, पोलीस निरीक्षक। असं आहे की स्वतः डीसीपीला छापा मारावा लागत असेल तर ते ज्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत हे सट्ट्या मटक्याचे अड्डे, दारूचे अड्डे, सगळे 2 नंबरचे कारभार सुरू होता, त्या विभागातल्या पोलीस स्टेशनचा जे इन्चार्ज आहेत त्यांनी ते आपल्या ते याच्यात कमी पडले याचा अर्थ। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझं एकच म्हणणं आहे की डीसीपींनी स्वतः ते आयपीएस ऑफिसर आहेत, तरुण आयपीएस ऑफिसर आहेत, त्यांनी या सट्टा मटका जुआ अवैध दारू याच्या बाबतीत जो अहवाल सादर केला कमिशनर ऑफ पोलीसला, आयुक्त पोलीसच्या आयुक्तांना, त्याच्यामध्ये ज्या 2 कॉन्स्टेबलची त्यांनी नावं घेतली त्या कॉन्स्टेबलवर, त्या पोलीस शिपायावर खरं तर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे होती, पण ती तशी झालेली दिसत नाही। म्हणजे अत्यंत किरकोळ कामासाठी, किरकोळच्या गोष्टीसाठी निलंबित करणारे हे पोलीस आयुक्त, म्हणजे त्या पोलीस भरतीच्या वेळेस नेम प्लेट बरोबर नव्हती किंवा नंबर बरोबर लिहिला नाही म्हणून 6-7, 7-7 साध्या पोलीस कॉन्स्टेबलला निलंबित करणारे पोलीस आयुक्तांनी एवढी गंभीर गोष्टीची दखल गंभीरतेने घ्यायला पाहिजे होती। एक आयपीएस ऑफिसर त्यांना आपल्या अहवालात सांगतो की या लोकांनी या 2 लोकांचा याच्यामध्ये सहभाग आहे, त्याच्यावर थातूर कारवाई करावी। हे मला वाटते या शहराचा जनप्रतिनिधी आमदार म्हणून मला मान्य नाही। मला हेच म्हणणं आहे की तुम्हाला जर वाटत असेल की त्या चिन्मय पंडित यांनी दिलेला अहवाल हा चुकीचा आहे, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहे, तर तुम्ही त्यांना शोकाज करा, विचारा, किंवा तुम्हाला त्यांचा असेल तो अहवाल फेटाळा। पण जर तुम्ही अहवाल स्वीकारत असेल आणि कारवाई करत नसेल, असं बरोबर कारवाई करत असेल, तर मी उच्च पातळीवर जाऊन याची चौकशी करायला जाईल। काल मी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सुधीर श्रीवास्तव यांच्या बाबतीत फोनवर यांच्याशी बोललो, त्यांना या सर्व गोष्टीचं अवगत केलं। पण मला असं वाटते ते उद्या वगैरे अमेरिकेला जाणार आहेत महिन्याभरासाठी आणि त्यांनी याची योग्य गंभीर दखल घेऊ असं मला सांगितलं आहे।
विधानसभा में सवाल उठाने की बात कहने के बाद डीसीपी चिन्मय पंडित ने पुनः एक रिपोर्ट पेश की। देखिए, ये पुलिस थानेदारों को मालूमात होती है नहीं होती उस बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन मैंने जब आह्वान किया तो लोगों ने उसको स्वीकार करके खुल के लोग मेरे सामने आए और गोपनीय तरीके से मुझे वो माहिती दे रहे थे, तो इसलिए मैंने वो कार्रवाई की। तो कभी थानेदारों को मालूम है नहीं हुए उसके ऊपर मैं बता नहीं सकता। मैंने अपना जो अहवाल है मैंने सीपी साहब को सौंप दिया है। सीपी साहब भी इस बारे में पूरी अथॉरिटी है, अभी वो जो निर्णय लेंगे वो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। अभी जो उसके ऊपर सीपी साहब ने जो भी आदेश दिया है चौकसी होगी, उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी, चौकसी में सब आएगा। जिसके बाद पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने ओम प्रकाश देशमुख एवं प्रफुल्ल खोब्रागड़े को निलंबित कर दिया। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने भले ही विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख एवं आम जनता के रोष से बचने के लिए ओम प्रकाश देशमुख एवं प्रफुल्ल खोब्रागड़े को निलंबित किया हो, लेकिन अपराध शाखा के कुछ और मगरमच्छ बाकी है, जिन्होंने पिछले वर्ष आईपीएल सटोड़ी बाजार से करीब 40 से 50 लाख रुपए का जुगाड़ जमा करने की चर्चा शहर में व्याप्त है। देखना यह है कि अब यदि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में किसी बड़े मगरमच्छ का नाम आता है तो उनका क्या होगा। बीते गुरुवार की मध्यरात वलगांव थाना क्षेत्र के कुंड खुर्द में हुए भीषण अग्निकांड में 3 मकानों सहित 30 बकरियां समाई मौत के मुंह में, लाखों की हुई हानि। गर्मी का मौसम प्रारंभ होते ही छूट-फूट आग की वारदातें होना आम बात है, कहीं शॉर्ट सर्किट से तो कहीं किसी अन्य कारण से। हाल ही में पोहरा के जंगलों में आग का दानावल हो चुका है, जो प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल के दौरान होना आम बात है। लेकिन वलगांव थाना क्षेत्र के कुंड खुर्द में मकानों में दिए की लौ से लगी एक आग में 6 मकानों सहित 40 बकरियों की मौत की घटना ने सनसनी मचा दी है। बताया जाता है कि कुंड खुर्द स्थित जिस स्थान पर बीती मध्यरात आग का तांडव घटनास्थल से कोसों दूर से देखा जा रहा था, आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी जिसे काफी दूर से लोगों ने देखा। एक मकान के निवासियों द्वारा केरोसिन के दिए से निकलने वाली लौ से आग की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इस आग की घटना ने विकराल रूप ले लिया। पहले घर में लगी आग बढ़ती हुई 5 घरों को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान यहाँ के एक मकान में स्थित किराना सामान की दुकान भी जलकर राख हो गई, तो इन घरों के मवेशियों के गोठों में बांधी करीब 30 बकरियां भी आग की चपेट में आकर राख हो गई। इस घटना में जिस निवासियों के मकान जले हैं उनमें बबन हरने, दामोदर मेश्राम, दादाराव बोरकर, सुखदेव सुरवे, नामदेव गजभिये, सोनाजी बोरकर के मकानों का समावेश बताया जाता है। वेब डिजाइनिंग कोर्स के नाम पर लाखों का घोटाला हुआ उजागर। पंचफुलाबाई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संस्था चालकों ने किया बच्चे को मिलने वाली स्कॉलरशिप पर हाथ साफ। डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग कोर्स के नाम पर आदिवासी विद्यार्थियों को प्रति कोर्स 2300 रुपए की स्कॉलरशिप देने का झांसा देकर फ्रॉड किया गया। यह मामला 2 करोड़ से अधिक होने का तथ्य सामने आया है। केवल अमरावती ही नहीं बल्कि नागपुर, वर्धा जिले में भी इस तरह के सैकड़ों विद्यार्थियों के नाम पर सरकार को लाखों की चपत लगाए जाने की जानकारी प्राप्त है। इस प्रकरण की जांच शहर आर्थिक अन्वेषण विभाग को सौंपी है। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 2012-13 में विद्यार्थी दीपाली अशोक चौहान जो नवसारी की रहने वाली है, उसके समेत 59 आदिवासी विद्यार्थियों से फुलवंताबाई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन अमरावती नामक संस्था के संचालकों ने डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग कोर्स में उनका एडमिशन कराया। निःशुल्क कोर्स में होने का झांसा विद्यार्थियों को दिया गया था, जिनकी परीक्षा भी हुई, लेकिन परीक्षा के नतीजे आज तक घोषित नहीं किए, जिससे विद्यार्थियों को शक हुआ। जाँच में विद्यार्थियों को पता चला है कि कोर्स के नाम पर लड़का लड़कियों के एडमिशन बताकर प्रत्येक की 2300 रुपए की स्कॉलरशिप हड़प ली। ऐसी शिकायत नागपुर एवं वर्धा में भी सामने आई है। इस बारे में मंगलवार को देर रात तक नागपुर शहर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने गाड़गेनगर थाना पुलिस से जानकारी ली। इस मामले में फुलवंताबाई इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, संचालक, पदाधिकारियों के साथ ही संबंधित आदिवासी प्रकल्प अधिकारी के खिलाफ 400 BC का मामला दर्ज किया गया है। अमरावती के वेलकम टी पॉइंट से वैष्णवी ट्रैवल से पूना जा रही युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक बस कंडक्टर सतीश नाथे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत एक 27 वर्षीय युवती जब पुणे जाने के लिए वैष्णवी ट्रैवल्स के बस में वेलकम टी पॉइंट से बैठी थी, तो ट्रैवल्स जब पुणे जाने के लिए निकली तो रात 1 बजे के दौरान ट्रैवल्स बस के कंडक्टर सतीश नाथे, जो पथरोट का निवासी बताया जाता है, उससे अश्लील हरकतें की। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ
धारा 354 के तहत अपराध दर्ज किया है। योगिनी तिड़के मामले की जांच कर रही है। अभियांत्रिकी के पुस्तकों की जेरॉक्स प्रतिलिपि बेचने के आरोप में साईनगर निवासी गबने परिवार के 2 सदस्यों पर पायरेसी एक्ट के तहत मामला दर्ज। अभियांत्रिकी उद्योग व्यवस्थापन के पुस्तकों की जेरॉक्स निकालकर कम दरों में विद्यार्थियों को बेचे जाने का गोरख धंधा करने वाले 2 जेरॉक्स सेंटर पर गुरुवार की देर रात राजापेट पुलिस ने छापामार कार्यवाही की। अचानक हुई इस कार्यवाही से परिसर में काफी खलबली मच गई। पुलिस की अचानक हुई इस कार्यवाही से परिसर के निवासियों में इस बात को लेकर चर्चा करते देखा गया कि यहां अचानक पुलिस कार्यवाही क्यों हुई। बताया जाता है कि साईनगर स्थित साई बाबा मंदिर परिसर के श्री साई जेरॉक्स सेंटर तथा ओम साई जेरॉक्स सेंटर में अभियांत्रिकी शाखा के विविध पुस्तकों की जेरॉक्स उपलब्ध होने तथा उनकी बिक्री किए जाने की शिकायत पुस्तक की प्रकाशिका अपर्णा अनुराग द्विवेदी ने राजापेट थाने में शिकायत दी थी। राजापेट पुलिस की ओर से पुस्तकों की जेरॉक्स बिक्री करने वाले दोनों जेरॉक्स सेंटर पर छापामार कार्यवाही की। इस दौरान अपर्णा द्विवेदी की ग्रीन बुक पब्लिकेशन की अनेक पुस्तकें जेरॉक्स सेंटर में कंप्यूटर के जरिए सुरक्षित कर रख पाई गई। दोनों जेरॉक्स सेंटर संदीप गबने तथा विवेक गबने के मालिकाना हक का बताया गया है। पुलिस ने दोनों जेरॉक्स सेंटर पर छापा मारते हुए यहां से अनेकों दस्तावेज जब्त किए। इस संदर्भ में राजापेट पुलिस से संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया कि जेरॉक्स सेंटर के संचालक गबने पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना होता है बेखौफ नियमों का उल्लंघन। रेलवे गेट बंद होते हुए भी दुपहिया चालक निकालते हैं वाहन, कभी भी हो सकती है अनहोनी। भले ही आम आदमी अपनी मौत के भय से फूंक फूंक कर कदम रखता हो, लेकिन स्थानीय राजापेट रेलवे क्रॉसिंग गेट पर रेल आने के दौरान गेटमैन द्वारा गेट बंद करने के बावजूद अनेकों दुपहिया वाहन चालक रेलवे गेट के नीचे से अपने वाहन निकाले जाने का दृश्य आम हो गया है। रेलवे गेट बंद होने पर ऐसा कोई जोखिम ना उठाने तथा ऐसा करने वालों पर रेलवे नियम के तहत कार्यवाही का नियम है। जबकि यहाँ बताना भी जरूरी है, बीते वर्ष 2017 में राजापेट रेलवे क्रॉसिंग परिसर में रहने वाले एक युवक द्वारा अपनी दुपहिया बंद रेलवे फाटक से निकालने के प्रयास में उसकी दोपहिया इंजन के जाली के सामने में फंसकर कई फुट दूर तक घिसटते हुई गई थी। संयोगवश उस दुपहिया चालक की जान बच गई थी। इसके बावजूद आज भी अनेकों दुपहिया चालक जोखिम भरे कदम उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि क्या कदम उठाते हैं रेल प्रशासन या यातायात पुलिस। VCN न्यूज की जनता से ये अपील है, कृपया रेल जाने का इंतजार करें। समय अमूल्य है, लेकिन जीवन बहुमूल्य है, जो एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता। हम तो मरने को मर जाते हैं, लेकिन पीछे हमारा परिवार रोज मौत से बदतर जिंदगी जीता है। अपनी विविध मांगों को लेकर विगत 24 अप्रैल को नागपुर से प्रारंभ हुई परिवर्तन यात्रा 29 अप्रैल को पहुंचेगी अंबानगरी। शासकीय अध्यापक ग्राउंड में होगी सभा। VCN न्यूज पर होगा सीधा प्रसारण। बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर एक परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की गई है। यह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीते 24 अप्रैल को उपराजधानी नागपुर से की गई है। इस परिवर्तन रैली का आगमन 29 अप्रैल की शाम वलगांव रोड स्थित शासकीय अध्यापक विद्यालय पर होगा। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक प्राध्यापक वामन मेश्राम के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए परिवर्तन यात्रा में शामिल होने का आह्वान बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक एडवोकेट सुनील डोंगरदिवे ने किया है। 24 अप्रैल 2018 से नागपुर से बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है और उसका समापन 3 जून 2018 को पुणे में होगा। ये परिवर्तन यात्रा 29/4/2018 को धामनगांव में 1 बजे पहुंचने वाली है और उसके बाद वहां पे रैली और सभा होने के बाद बहुजन क्रांति मोर्चा की ये परिवर्तन यात्रा अमरावती में शाम में 5 बजे पहुंचने वाली है। ये परिवर्तन यात्रा की जो रैली है RTO ऑफिस जिजामाता पुतला यहाँ से शुरू होने वाली है। उसके बाद में यशोदा नगर चौक जाएगी और उसके बाद प्रशांत नगर चौक, बाद में राजकमल चौक, उसके बाद में जयस्तंभ से होके चित्रा चौक जहाँ पे महात्मा फुले स्टैचू को हारार्पण किया जाएगा और उसके बाद में इरविन चौक जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हारार्पण किया जाएगा। उसके बाद में गाड़गे नगर गाड़गे बाबा के मंदिर में गाड़गे बाबा को हारार्पण किया जाएगा। उसके बाद में शेगांव नाका से होके
गीतांजलि कॉलोनी से वलगांव रोड पे, जहाँ पे डेप्टी ग्राउंड है जिसे हम शासकीय अध्यापक महाविद्यालय कहते हैं, वहाँ पे इस रैली का समापन होगा और उसके बाद जाहिर सामाजिक प्रबोधन की सभा उसके बाद होने वाली है। इस सभा के लिए और इस रैली में मान्यवर बावन मिश्रा साहब जो राष्ट्रीय संयोजक है बहुजन क्रांति मोर्चा के, इस रैली को और इस सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ इसके उद्घाटक के तौर पे माननीय मुफ्ती ज़िया-उल्लाह खां, विशेष अतिथि के रूप में माननीय मुफ्ती रोशन साहब मदरसा सोनरी अकोला, माननीय एडवोकेट दिलीप एडकर साहब संपादक दैनिक विदर्भ मतदार और माननीय डॉक्टर पुरुषोत्तम नागपुरे, महानुभव पंथ के विचारवंत और घुसे साहब जो कामगार नेता अकोला के हैं, महादेव घुसे, ये इसमें प्रमुख अतिथि होंगे और अन्य मान्यवर इसमें उपस्थित होने वाले हैं। इसके पीछे जो मकसद है इस परिवर्तन यात्रा का, बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ईसाई, इस सभी लोगों को इस परिवर्तन यात्रा के पीछे जो मकसद है कि सभी बहुजन लोग अपने हक और अधिकार जो षड्यंत्रपूर्वक समाप्त करने का की जा रहा है, उस हक और अधिकार के लिए लड़ाई के लिए सभी बहुजन लोगों ने एक साथ आना चाहिए। इसके लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई में आप सब लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि इस परिवर्तन यात्रा में सभी बहुजन लोग शामिल हो, इसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं। धन्यवाद। एक पत्र विज्ञप्ति के जरिए बताया गया है कि इससे पहले परिवर्तन यात्रा कैंप स्थित मां जिजाऊ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वलगांव रोड स्थित अध्यापक विद्यालय में पहुंचेगी, जहां मुफ्ती ज़िया-उल्लाह खान, मुफ्ती रोशन, पुरुषोत्तम कारंजेकर, प्राध्यापक पुरुषोत्तम नागपुरे आदि की उपस्थिति में वामन मेश्राम एक सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण VCN न्यूज चैनल पर, GTPL के सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 72 पर एवं UCN के सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 81 पर शाम 6 बजे से सीधा प्रसारण प्रसारित किया जाएगा। विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां अब तेज होने लगी है। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन प्रवीण पोटे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। आगामी 21 मई को होने जा रहे विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। बीते गुरुवार को विधान परिषद चुनाव को लेकर लगभग 19 प्रत्याशियों ने अपने आवेदन उठाने की प्रक्रिया की थी, तो वहीं शुक्रवार की रोज सत्ता पक्ष की ओर से पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधान परिषद का पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों ने प्रवीण पोटे की जीत को निश्चित लेकर नारेबाजी भी की। भारतीय जनता पार्टीने उमेदवारी माझी डिक्लेअर केलेली आहे आणि आजचा एक दिवसाचा मुहूर्त पाहून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमचे आमदार, सगळे नगरसेवक आणि सगळे जे पार्टीला चाहणारी सगळी मंडळी आज या कार्यक्रमामध्ये नामनिर्देशनाच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होते आणि विजय हा निश्चित आहे। विजयाला कुठे शंका नाही। बरीच लोकांनी फॉर्म भरलेले आहेत आणि मोठी लोक या रिंगणात उतरणार आहे। रिंगणामध्ये पहिला कोण आहे मला जर तुम्ही विचारलं तर पहिला मीच आहे, मला खात्रीपूर्वक सांगता येईल। कारण एवढे मोठे आमचे अरुण भाऊ आहेत, आज सुनील देशमुख आहेत, डॉक्टर गुंड आहेत, आमचे डॉक्टर पाटील साहेब आहेत, बोंदेले साहेब आहेत, सगळी मंडळी आज आमच्या सोबत आहे। भिलावेकर साहेब आहेत, आज सगळे नगरसेवक आहेत, आमचे महापौर आहे, अध्यक्ष आहेत, नगर जिल्हा परिषदचे सगळे सदस्य आहेत, सगळी मंडळी आमच्या सोबत आहेत आणि आज 213 मतं भारतीय जनता पार्टी के सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आहे। त्यासोबतच अपक्षामधून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे पाठबळ आहे, शिवसेना सुद्धा सोबत आहे। प्रवीण पोटे के साथ पर्चा दाखिल करने वालों में प्रमुखता से गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, मोर्शी के विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक भिलावेकर, पूर्व विधायक अरुण अड़सड़, भाजपा के जिलाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, महापौर संजय नरवणे, उप महापौर संध्या टिकले के साथ आदि गणमान्य मौजूद थे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में।
चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन, होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। जिले के विविध प्रकल्पग्रस्त किसानों ने बनाई जिला प्रकल्पग्रस्त कृषि संघर्ष कृति समिति। अब प्रकल्पग्रस्तों को समिति में शामिल होने का किया आह्वान। जिले के विविध प्रकल्पग्रस्तों द्वारा उन पर हुए अन्याय के विरोध में अनेकों बार जिला प्रशासन को निवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। आखिरकार असदपुर निवासी मनोज चौहान के नेतृत्व में प्रकल्पग्रस्तों का एक संघ न्यायीय मांगों के लिए जिला प्रकल्पग्रस्त कृति संघर्ष समिति की स्थापना की गई है, जिसमें प्रकल्पग्रस्तों को अपनी समस्या उपस्थित करने का आह्वान समिति ने किया है। अमरावती जिल्हा कृती संघर्ष समितीची आज आमची स्थापना झालेली आहे। कारण की आजपर्यंत जे भांडत होते, अमरावती जिल्ह्यात जवळपास 30हून अधिक प्रकल्प आहेत। जवळ 26 प्रकल्पाची ते SIT बसवली शासनाला चौकशीसाठी। जवळपास 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला। त्याच्यामध्ये सगळे बिचारे हे शेतकरी हे पिसल्या गेलेले आहेत। अत्यंत कवडीमोल दराने यांच्या जमिनी शासनानं हडप केल्या। जवळपास मला वाटते काहीतरी 90,000पासूनच सुरुवात झालेली आहे। 90,000पासून सरळ खरेद्या आणि एवढे म्हणजे ते फसवेगिरीनं त्या खरेद्या केल्या आणि त्याला त्यांनी स्वरूप दिलं सरळ खरेदीच्या व्यवहारामध्ये कायद्याचा कधीच कलमा टाकल्या जात नसतात। यांनी त्या सरळ खरेदीमध्ये कायद्याच्या कलमा टाकून भीती दर्शवली आणि वाटाघाटीच्या नावाखाली कोणत्याच प्रकारच्या वाटाघाटी झाल्या नाही आणि त्यांनी वाटाघाटीच्या नावाखाली आमच्या सरळ खरेद्या केल्या। जमीन कवडीमोल दरानं गेली। प्रकल्प तोच आहे। आश्वासनं दिले, खोटे आश्वासनं दिले, नोकरीचे दिले, वाढीव मोबदल्याचे दिले आणि सर्टिफिकेट धरणग्रस्त सर्टिफिकेट विविध प्रकारे आश्वासनं दिले, लालच दिली, परंतु काही झालेलं नाही। अत्यंत कवडीमोल दरानं जमिनी घेतल्या। प्रकल्प तोच आहे। आजही त्यांची प्रक्रिया सुरू आहे भूसंपादनाची। आजच्या रेटला जवळपास 14 ते 15 लाख रुपये प्रति एकर मिळतात। तोच प्रकल्प, तेच गाव, तेच लोक, पण त्यावेळेस 90 ते 2.5 लाखापर्यंत रेट भेटले। आज त्याच प्रकल्पाच्या अंतर्गत 15 ते 16 लाख रुपये प्रति एकराचे रेट भेटतात। ही शासनाची जे हे दुटप्पी धोरण आहे, हे शेतकऱ्यांचं जीव घेणं, आत्महत्या यानं कमी होणार नाही, वाढणार आहे, यानं वाढणार आहेत। आता नुसतं शेतकरी आत्महत्या करत होते, जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर हे प्रकल्पग्रस्त हताश होतील आणि आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतील आणि प्रवृत्त करण्याची सगळी जबाबदारी शासनाची आहे। आता त्या दृष्टीनं आम्ही या जिल्ह्यातले जेवढे प्रकल्प होते ते प्रकल्पग्रस्त नागरिक जे आहेत ते स्वतंत्ररित्या लढत होते, परंतु शासन जे आहे, प्रशासन जे आहे, हे स्वतंत्ररित्या लढणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देऊ शकलं नाही आणि त्यांची कुठलीही गोष्ट कानावर घेतली नाही। म्हणून आम्ही एक विचार केला, अमरावती जिल्ह्यातल्या संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी एकत्रित यायचं आणि जिल्ह्याची कार्यकारिणी तयार करून संपूर्ण जिल्ह्यातले प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताचे नागरिकांनी एकत्रित येऊन मोठा संघर्ष उभा करायचा आणि जनप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या विरोधात बंड पुकारायचा आहे। आम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही पूर्णतः लढणार आहोत। मग आमच्या रक्ताचा थेंब थेंब सांडला तरी चालेल। महानुभाव समाज की काशी कहे जाने वाले श्री क्षेत्र रिद्धपुर में मराठी भाषा का विद्यापीठ बनाने की मांग आचार्य प्रवर महंत लोनारकर जी ने की। अमरावती के समीप श्री क्षेत्र रिद्धपुर है, जो महानुभाव पंथ की काशी के नाम से जाना जाता है। श्री क्षेत्र रिद्धपुर में मराठी भाषा का विद्यापीठ स्थापित करने की मांग को लेकर आचार्य प्रवर महंत लोनारकर ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि श्री क्षेत्र रिद्धपुर में मराठी भाषा के लीला चरित्र ग्रंथ का प्रकांड पंडित ज्ञानसूर्य माहिम भट्ट ने 12वें शतक में संपादित कर लिखान किया है और मराठी भाषा को समानतावादी धर्म ग्रंथ का मान प्राप्त कराया है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थिति का वास्तविक चित्रण है, जिसके चलते मराठी भाषा को राज सिंहासन पर विराजमान होने वाला ग्रंथ बताया गया है। ऐसे में रिद्धपुर में मराठी भाषा का विद्यापीठ स्थापित कर महाराष्ट्र का गौरव किया जाए, ऐसी मांग अखिल भारतीय पंचकृष्ण प्रबोधन परिषद के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य प्रवर महंत लोनारकर ने पत्रकार परिषद के जरिए की है। पत्रकार परिषद में महंत पात्रिकर, श्री कृष्ण बंसोड़, सुधाकर बर्डे, अशोक धाबे, मनीष देशमुख के साथ आदि गणमान्य उपस्थित थे।
आजच्या विज्ञान युगामध्ये मनुष्य हा विज्ञानाच्या पाठीमागे लागलेला आहे. विज्ञानाने फार प्रगती केलेली आहे, परंतु त्याच्याबरोबर नित्यबत्ता ढासत आहे. विज्ञान युगामध्ये मनुष्याने किती भरारी मारली तरीसुद्धा त्याच्या जीवनामध्ये जर नीतिमत्ता नसली तर तो त्याचं अधपतन होऊ शकतं आणि तो आपलं इष्ट कार्य करू शकत नाही. त्याच्यासाठी संस्काराची फार आवश्यकता असते. आणि आजकालच्या जीवनामध्ये आत्महत्येचं सत्र चालू आहे, बाकीचं सत्र चालू आहे, आईवडिलांना निर्वासित करण्याचं सत्र चालू आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा मुलांना संस्कार देणं फार आवश्यक आहे. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपल्या कर्तव्याची जाणीव प्रत्येकाला झाली पाहिजे. त्याच्यासाठी संस्काराची फार मोठी आवश्यकता आहे. आणि विद्यार्थी जीवनामध्ये सुद्धा मन एकाग्र करून अभ्यासात मन लागण्यासाठी भगवद्गीतेची संस्काराची किंवा यथार्थ संस्काराची फार मोठी आवश्यकता आहे. त्याच्याशिवाय म्हणून विद्यार्थीसुद्धा आपलं स्वप्न साकार करू शकत नाही आणि पालकाचंसुद्धा जे स्वप्न असतं ते पूर्ण करू शकत नाही. त्याच्यासाठी संस्काराची फार आवश्यकता आहे. संस्कारामुळे मनुष्य त्याच्या जीवनामध्ये भ्रष्टाचार किंवा अंधश्रद्धा बाकीच्या कोणत्याच ह्याला बळी पडत नाही. आणि सरकारचं जे काही सत्र आहे भ्रष्टाचार निर्मूलन करणं, ते मुलापासून जर आपण संस्कारित केलं तर ते मोठीपणी सगळंच भ्रष्टाचारमुक्त भारत देश करू शकतात. इतकी शक्ती मुलामध्ये आहे. ती शक्ती साकार करण्यासाठी त्यांना संस्कार देणं फार मोठी आवश्यकता आहे. अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए शहर में पहली बार धर्मादाय आयुक्त की ओर से सामूहिक विवाह का 8 मई को आयोजन किया गया है. युगल जोड़ियों के खाते में जमा होंगे 21,000 रुपए. अनेक सामाजिक संगठनों ने ही नहीं, उनके समाजों की ओर से अक्सर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होता रहता है, जिसे समय की मांग भी कहा जा सकता है. ऐसा ही सर्वधर्मीय निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन धर्मादाय आयुक्त की ओर से आगामी 8 मई को स्थानीय तपोवन परिसर में आयोजित किया जा रहा है. इस सामूहिक विवाह आयोजन में 51 जोड़ों का समावेश रहेगा. बताया जाता है कि धर्मादाय आयुक्त से पहली बार ऐसा आयोजन शहर में होने जा रहा है. इस संदर्भ में धर्मादाय सह आयुक्त ने एक पत्र परिषद का आयोजन किया था. इसमें जानकारी देते हुए बताया कि आत्महत्याग्रस्त किसान परिवार, निर्धन परिवारों के बच्चे इस आयोजन में सामूहिक विवाह कर सकेंगे तथा इन नवयुगल जोड़ों के खातों में 21,000 की राशि जमा की जाएगी. इस पत्र परिषद में धर्मादाय उपायुक्त तथा दीपाली डोईफोडे आदि उपस्थित थे. धर्मादाय आयुक्त साहेबांनी परिपत्रक क्रमांक 533 हे काढून सर्व धार्मिक संस्थांना आवाहन केलं आहे की त्यांच्याजवळ जर काही जास्तीचे फंड्स असतील तर त्याच्यामधला काही शेअर त्यांनी सामुदायिक विवाह जे आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंब आहेत त्यांच्या मुलामुलींचे विवाह किंवा गरीब लोक जे आहेत ज्यांचे विवाह ज्यांना आज त्यांच्या मुलामुलींचे विवाह करण्यासाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध नसतात त्यांच्यासाठी हा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि मग त्यांच्यामधनं त्यांचे सामुदायिक विवाह लावावे असं आवाहन केलं. आणि मग त्या अनुषंगाने आपल्या प्रत्येक जिल्ह्याला एक समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यांचं एक कलम 41 प्रमाणे रजिस्ट्रेशन करण्यात आलं महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्टच्या या सामुदायिक विवाहाच्या सोहळ्याच्या आयोजनाकरता फक्त. आणि मग त्या कमिटीने ज्यांनी ज्या धार्मिक संस्थांनी पैसे फंड्स दिले, डोनेशन्स दिले, त्या डोनेशन्समधनं आता हे कमिटी ते पूर्ण सामुदायिक विवाहाचं आयोजन करणार आहे. आपल्या इथे 8 तारखेला 8 मे रोजी तपोवनमध्ये हे सामुदायिक विवाहाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आतापर्यंत जवळपास 51 जोडप्यांनी नोंदणी केलेली आहे समितीकडे आणि त्याप्रमाणे आता त्यांचं सामुदायिक विवाह आयोजित करण्यात. सर्वांना सोहळ्यास उपस्थित राहावं आणि त्यांचा आनंद द्विगुणित करावा त्या जोडप्यांचा असं सगळ्यांना आवाहन करेल. आणि ज्यांना मदत करण्याची इच्छा असेल त्यांनी कमिटीकडे अजूनही मदत करू शकतात. मौसम विभाग की विदर्भ वासियों को चेतावनी, आगामी 15 दिनों तक तापमान बढ़ पाएगा कहर. 9 मई को 47 डिग्री तक जा सकता है तापमान. इस चिलचिलाती धूप में हल्कान विदर्भ पर हीट वेव का संकट मंडरा रहा है. कुछ इलाकों में हीट वेव महसूस भी हो रही है, जिसका सर्वाधिक परिणाम चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, अकोला, गोंदिया आदि जिलों में महसूस हो रहा है. गत सप्ताह
विदर्भ में सर्वोच्च तापमान दर्ज हुआ। अगले पखवाड़े में विदर्भ वासियों को गर्मी की कहर का सामना करना पड़ सकता है। रविवार तक पारा 46 डिग्री तक उछलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। आमतौर पर हीट वेव के चरणबद्ध तरीके से आती है, जिससे रविवार तक हीट वेव चरम पर रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। फिलहाल अमरावती एवं चंद्रपुर का तापमान 44 डिग्री पर पहुंच चुका है। अन्य जिलों का पारा भी आगामी दिनों में 45 डिग्री के पार होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। गुरुवार 26 अप्रैल को अमरावती जिले में अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज हुआ। दिन भर लोगों को चटके महसूस हुए। शाम को थोड़ी राहत मिली। दिन भर शहर में सन्नाटे का नज़ारा देखने को मिला। शुक्रवार को तापमान वापिस 44 डिग्री रहा। शनिवार को तापमान 42 से 44 के बीच रहने का अनुमान है। रविवार से फिर पारा उछलने की संभावना है। इस दिन बदरीला मौसम रहने के बावजूद सूरज की तपिश में कोई फर्क नहीं रहेगा। बुधवार 2 मई को तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। 3 से 10 मई तक तेज गर्मी और आसमान में बादलों के जमघट के उमस का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सर्वाधिक तापमान 9 मई को रहने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसिद्ध अंबानगरी की आराध्य देवता अंबादेवी संस्थान के नवनिर्मित भक्त निवास का पीठाधीश जितेंद्र महाराज के हाथों हुआ शुभारंभ। संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रसिद्ध तथा अंबानगरी शहर की आराध्य देवता कुलस्वामिनी अंबादेवी संस्थान की ओर से बनाए गए भक्त निवास का उद्घाटन शुक्रवार की शाम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अंजनगांव सुरजी के देवनाथ मठाधीश परम पूजनीय जितेंद्रनाथ महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस समय पूज्य रामचंद्र पेनोरे महाराज, अंबादेवी संस्थान की अध्यक्षा विद्या देशपांडे प्रमुखता से उपस्थित थी। डॉक्टर अतुल आलसी ने प्रस्तावना पेश की। इससे पहले मान्यवरों के हाथों अंबादेवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।